मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मगध वंश, प्राचीन इतिहास का, एशियन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है मगध वंश। मगध वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मगध वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ किन किन वंशों ने शासन किया, शक्तिशाली वंश कौन से थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित मगध वंश। तो मगध वंश के बारे में हम लोग देखते हैं किस किस वंशों ने यहाँ पे शासन किया। तो ध्यान दीजिए, मगध वंश जो है प्राचीन इतिहास, यहाँ पे प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा प्रारंभ में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध पे किन किन वंशों ने सुचारू रूप से शासन किया, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, मगध वंश। देखिए मगध वंश जो है, मगध वंश की स्थापना किसने की, मगध की स्थापना किसने की? तो अनेक किताबों में मिलता है मगध की स्थापना वेदरथ ने की थी। किसने की थी? वेदरथ नामक, ठीक है, वेदरथ नाम के व्यक्ति ने मगध वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि मगध पे किन किन वंशों ने लगातार कंटिन्यू शासन किया और किस वंश में किस शासक ने शासन किया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मगध में सबसे पहले जो वंश आता है उसका नाम है हरेक वंश। बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, हरेक वंश, ठीक है। हरेक वंश पहला जो वंश आता है वो आता है हरेक वंश। हरेक वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है हरेक मीन्स क्या है। हरेक जो शब्द है इसके मीन्स होता है रंग है हरा जिसका, रंग हरा है जिसका, उसी के नाम पे पड़ा हरेक वंश, ठीक है। हरेक वंश के बाद यहां पे आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, हरेक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, यानी नंबर 1 पे हरेक वंश, नंबर 2 पे आता है शिशुनाग वंश, नंबर 3 पे आता है नंद वंश, ठीक है। नंबर 3 पे आता है नंद वंश और नंबर 4 पे आता है मौर्य वंश। नंबर 4 पे आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू लगातार किस क्रम में, ठीक है, पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हरेक वंश, हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ये सबसे शक्तिशाली वंश जो हुए हैं, मतलब स्थापना, फिर उसके बाद लगातार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है, उसमें कुल मिला के अभी तक 4 वंशों ने मगध पे सुचारू रूप से शासन किया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हरेक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। कभी कभी आपकी परीक्षा में इनका क्रम लगाने को आ जाता है, सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, क्रम के अनुसार भी ये सही लिखे हुए हैं, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है इनका सही क्रम क्या है, तो सही क्रम के अनुसार भी इनको आप याद रखिएगा किस क्रम से ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस जो करेंगे, ठीक है, तो हरेक वंश से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे वंश हमको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हरेक वंश। तो हरेक वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हरेक वंश, पहले तो ये समझ लीजिए हरेक वंश मीन्स क्या है। हरेक जो शब्द है इसके मीन्स हैं हरा है रंग जिसका, हरा रंग है जिसका, ठीक है। पहला तो यही शब्द बन गया, हरा है रंग जिसका, वो है हरेक वंश का, ठीक है। हरा है रंग जिसका, ये हरेक शब्द मीन्स हो गया, ठीक है। अगला है हरेक वंश की जो स्थापना है वो बिंबसार ने की थी, बिंबसार, ठीक है। बिंबसार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, हरेक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरेक वंश की स्थापना बिंबसार ने की थी। और पूछा भी जाता है कब की, तो 544 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। तो बिंबसार ने हरेक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि मगध का पहला वंश कौन सा है, तो मगध का पहला वंश है हरेक वंश, जिसकी स्थापना बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। फिर पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी यानी कैपिटल, इसकी राजधानी, बिंबसार की राजधानी थी ग्रीवज्र,
बिंबिसार की राजधानी थी गिरिवज्र, उसके बाद इसने दूसरी राजधानी बनाया था राजगृह। पहली राजधानी थी गिरिवज्र और बाद में इसने अपनी राजधानी बनाया था गिरिवज्र। ठीक है, गिरिवज्र। और बिंबिसार से क्वेश्चन और बनता है कि इसका राजवैद्य कौन था। राजवैद्य, राजवैद्य इसका जो था वो जीवक था। पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका राजवैद्य कौन था, तो इसका राजवैद्य जीवक था। बहुत किताबों में लिखा है कि इसके 500 रानियां थी। ठीक है, 500 रानियां थी बिंबिसार के। और हर एक वंश का जो संस्थापक है, हर एक शब्द में से हरा रंग है जिसका, बिंबिसार इसका संस्थापक है। 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। राजधानी है गिरिवज्र, दूसरी राजधानी है राजगृह। राजवेद और जीवक इसके दरबार में था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन शासक हुआ है, तो गौतम बुद्ध के समकालीन या उनका मित्र बोला जाए तो बिंबिसार है। परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना की थी। हो गया। अब देखिए, ये जो हर एक वंश है ये पितृहत्ता वंश भी बोला जाता है। कैसा वंश? पितृहंता वंश। पितृहंता का मतलब है पुत्र के द्वारा पिता की हत्या। पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करके पुत्र गद्दी पर बैठता है, इसलिए इस वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो हर एक वंश को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। हर एक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करता है, अपनी राजधानी बनाता है गिरिवज्र और राजगृह। इसके दरबार में था राजवैद्य जीवक जो गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन था। क्लियर हुआ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। और आगे देखिए, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार। फिर आगे देखिए, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है। कौन कर देता है? अजातशत्रु। परीक्षा में पूछा जाता है कि अजातशत्रु किसकी हत्या करता है? बिंबिसार, अपने पिताजी की, क्योंकि पितृहंता वंश है ना। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहे हैं बिंबिसार की हत्या कर देता है उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर देता है उसका पुत्र अजातशत्रु और गद्दी पर खुद बैठ जाता है। ठीक है, कौन बैठ जाता है? अजातशत्रु। तो ध्यान दीजिए, उपनाम भी इसका कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो जरा सा छूट रहा था, ध्यान दे दीजिए। बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक। ठीक है, बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक, अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक और बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक, बहादुर। ठीक है, यह पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठता है। कौन? बिंबिसार। ठीक है, दूसरा शासक बैठता है मगध की गद्दी पर, अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके बैठता है। इससे संबंधित एक पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया जो बनता है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीत होती है। दूसरी नहीं, सॉरी, पहली होती है। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत होती है 483 ईसा पूर्व में। वो अजातशत्रु के समय होती है राजगृह में। पूछा जाता है परीक्षा में कि दूसरी बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो आप ध्यान रखिएगा, दूसरी बौद्ध संगीत नहीं, पहली हुई थी 483 में, दूसरी तो 383 में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, अजातशत्रु जो था इसका उपनाम था कुणिक, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु उस समय शासक था। तो यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि अजातशत्रु के समय कौन सी घटना हुई, तो पहली बौद्ध संगीत। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के समकालीन हुआ था। ठीक है, फिर देखिए, अजातशत्रु से यही क्वेश्चन बनता है, इसका उपनाम कुणिक था। उसके बाद आता है उदयन। अजातशत्रु का जो पुत्र है वो आता है उदयन। ठीक है, दिख रहा है, अजातशत्रु का जो पुत्र है वो उदयन है। देखिए, हम इसको मिटा के सीरियल से लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे देखिए, सबसे पहला वंश था, सबसे पहले जो शासक बने हैं वो थे बिंबिसार। बिंबिसार, इनकी राजधानी थी गिरिवज्र या फिर राजगृह, पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, और उसके बाद इनके बाद आता है इनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु की राजधानी भी यही होती राजगृह। और उसके बाद इनका पुत्र आता है उदयन।
ठीक है, यहीं तक हुआ है अभी। तो ध्यान दीजिए, हरेक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, बिंबिसार की राजधानी है गिरिवज्र और राजगृह, ठीक है। और अजातशत्रु फिर शासक बनता है अपने पिता की हत्या करके, हमने अभी बताया पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा, तो सबसे पहले बिंबिसार आता है जो हरेक वंश की स्थापना करता है, और फिर इसका पुत्र अजातशत्रु इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठता है। और इसी के समय में पहली बौद्ध संगीति, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति इसी के समय होती है राजगृह में। पूछा गया है परीक्षा में, राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 में पूछा जाए पहली बौद्ध संगीत किस शासक के समय हुई थी, तो अजातशत्रु के समय। और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में। इनके उपनाम भी हमने अभी लिखे थे, तो इसको बोलते हैं बिंबिसार को श्रेणिक, अजातशत्रु को बोलते हैं कुड़िक, ठीक है। इनके नाम उपनाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बिंबिसार हरेक वंश की स्थापना करता है, अजातशत्रु उसके पुत्र है उसकी हत्या कर देता है, फिर अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है, ठीक है, उदयन कर देता है। जब उदयन कर देता है तो उदयन ने जो अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु की, तो अपना शासन ये संभालने लगा, ठीक है। ये जब संभालने लगा, ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी था, उदयन भी। तो पूछा जाता है परीक्षा में, उदयन ने एक कुसुमपुर नगर था, नाम देखिए कुसुमपुर, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। कुसुमपुर जो है ये गंगा और सोन नदी के तट पर बसा था। पूछा जाता है सोन नदी के तट पर, गंगा और सोन नदी के तट पर बसा था नगर कुसुमपुर, ठीक है। इसको ये कोई भी राजधानियां न गिरिवज्र न राजगृह इसको अच्छी नहीं लगी, तो कुसुमपुर नगर का नाम बदलकर इसने नाम रखा पाटिलपुत्र, पाटिलपुत्र। पूछा जाता है कि पाटिलपुत्र किसने बसाया, तो उदयन ने बसाया था। और इसने गंगा और सोन नदी के तट पर कुसुमपुर का नाम बदलकर पाटलिपुत्र रखा और उसे अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे उदयन है, ठीक है। फिर इसी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर शेरशाह सूरी पटना कर देता है, ध्यान रखिएगा, पटना पाटलिपुत्र का नाम बदलकर चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी कर देता है, लेकिन अभी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की है। फिर देखिए, फिर उदयन की हत्या इसका पुत्र कर देता है नागदशक। कौन करता है, नागदशक, ठीक है। 4 शासक होते हैं हर एक वंश में जो इंपॉर्टेंट हैं, और नागदशक इसका अंतिम शासक होता है। पूछा जाए हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। और नागदशक की हत्या उसका पीएम यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, नागदशक की हत्या उसका प्रधानमंत्री शिशुनाग कर देता है, शिशुनाग, और एक नए वंश की स्थापना करता है शिशुनाग वंश की, ठीक है। तो अभी हमने क्या दिखा, तो ध्यान दीजिए, मगध वंश की स्थापना मतभेद है किताबों में, वहदरथ ने की थी, लेकिन मगध में सबसे पहला जो वंश चला था वो था हरेक वंश। हरेक वंश मीन्स होता है, हरेक माने होता है हरा है रंग जिसका, ठीक है। इसे पितृहंता वंश कहते हैं क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करके वंश बनता है, ठीक है। इसमें जो है बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक है, इसकी राजधानी गिरिवज्र है, इसका उपनाम श्रेणिक है। अजातशत्रु इसका पुत्र है, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, कुड़िक नाम है इसका। इसके समय में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। फिर अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देता है, और उदयन कुसुमपुर नगर का नाम बदलकर, जो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित होता है, उसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। तो उदयन की राजधानी होती है पाटलिपुत्र। फिर इस वंश का अंतिम जो शासक है वो नागदशक है। इसके प्रधानमंत्री शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। समझ में आया, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब देखिए अगला जो वंश हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, ओके, देखिए ध्यान से। अगला जो वंश है वो है शिशुनाग वंश। तो ध्यान दीजिए, शिशुनाग वंश अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आएगा शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं, ध्यान रखिएगा, स्वयं शिशुनाग करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना स्वयं शिशुनाग ने की थी, और बहुत शिशुनाग था। और उसके बाद शिशुनाग का एक पुत्र होता है कालाशोक, ध्यान रखिएगा, ये पुत्र है
कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक बहुत काला था, बिल्कुल काले कौवे की तरह, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था। दूसरा उपनाम पूछा जाता है काकवर्क। काक माने होता है काला, वर्क माने कौवे जैसा, ठीक है, काले जब कौवे जैसा काला था कालाशोक, इसलिए दूसरा नाम था काकवर्क, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिशुनाग के बाद शासक बनता है कालाशोक। और कालाशोक के समय जो महत्वपूर्ण घटना है वो देखिए क्या हुई थी। कालाशोक के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो दूसरी बोध संधि थी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहली, अब दूसरी बोध संधि 383 ईसा पूर्व में 100 साल के बाद कालाशोक के समय होती है, ठीक है, वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली, ठीक है, वैशाली। अगर पूछा जाए कालाशोक की राजधानी क्या थी तो वैशाली थी, वैशाली में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, कालाशोक का उपनाम काकवर्क था, ठीक है। शिशुनाग वंश में 2 ही मुख्य शासक हुए हैं जिनका नाम परीक्षा में पूछा जाता है, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पहला तो यही पूछा जाएगा, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो स्वयं शिशुनाग ने की। नाग दशक के बाद आया था शिशुनाग। और शिशुनाग का जो पुत्र है वो है कालाशोक। बहुत काला होने के कारण इसका नाम है काकवर्क। और इसके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ दूसरी बोध संधि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे परीक्षा में यहां से तो दिक्कत मत आइएगा। इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, ठीक है। ध्यान दीजिए, नंद वंश, मगध का जो तीसरा वंश है वो है नंद वंश, ठीक है। नंद वंश की स्थापना पहली बात पूछी जाती है, स्थापना किसने किया था, ठीक है। स्थापना, नंद वंश की स्थापना महापदम नंद ने की थी, ठीक है। मगध वंश की स्थापना अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए किसने की थी, मगर मगध वंश की नहीं, नंद वंश की, ठीक है। नंद वंश की अगर स्थापना पूछी जाए किसने की थी तो नंद वंश की स्थापना महापदम नंद ने की थी, जो उसके यहाँ कार्य था। उसके बाद देखिए पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसने कलिंग पर भी अधिकार किया था, तो कलिंग पर महापदम नंद ने अधिकार किया था, कलिंग पे अधिकार किया था। यहां से क्वेश्चन बनता है, कलिंग पर किस मगध शासक ने पहली बार अधिकार किया था, तो वह महापदम नंद। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसने एकराट की उपाधि धारण की थी, एकराट की उपाधि, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मगध में या नंद वंश के किस शासक ने एकराट की उपाधि धारण की, तो महापदम नंद, ठीक है। मगध का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। इसके समय में जो रुपए चलते थे उनको पण कहा जाता था। रुपयों को क्या कहते थे? पण, ठीक है, पण के रूप में मुद्रा को जानते थे। और मगध जो था, महापदम नंद था, इसके 8 पुत्र थे, इसके 8 पुत्र थे। और इसके मरने के बाद, महापदम नंद के मरने के बाद 8 पुत्रों में समझौता हुआ कि सभी 1-1 वर्ष के लिए शासन करेंगे, ठीक है। तो समझौता जब हो गया तो सभी ने 1-1 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद आया घनानंद, जो अंतिम और छोटा पुत्र था इनका। तो घनानंद जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसने फिर अच्छे से गद्दी संभाली, फिर दोबारा किसी को बैठने नहीं दिया। घनानंद अंतिम शासक। अगर पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप आंसर लगाएंगे घनानंद। और सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक कौन था? घनानंद। इनके ही दरबार में थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके ही दरबार में थे, जो इनके प्रधानमंत्री के कार्य पर थे, ठीक है। इसी के समय में सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करता है, हम देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज इसमें रिपीट कर लेते हैं, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करता है महापदम नंद, जो कलिंग पर भी अधिकार कर लेता है और एकराट की उपाधि धारण करता है। इसके समय जो मुद्राएं चलती हैं उनको पण कहते हैं। इसके 8 पुत्र होते हैं, सभी ने 1-1 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद अंतिम शासक आया घनानंद, और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।